इसलिए भी उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई और चेहरा नहीं है अखिलेश यादव या फिर नरेश उत्तम पटेल की जगह, क्योंकि एक बार फिर से नरेश उत्तम पटेल को जिस तरीके से कमान सौंपी गई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, इससे पहले उन्होंने जिस तरीके से चुनाव में अपनी कमान संभाली थी वो कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जिस तरीके से विश्वास जताया गया है वो क्या परिणाम देगा ये तो भविष्य की बात है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मनीष जी, 2 दिन तक अधिवेशन चला, मंथन क्या निकला? देखिए, आपने जो विषय रखा है समाजवाद, राष्ट्रवाद, परिवारवाद, अगर हम परिवार में नहीं रहेंगे, राष्ट्र के प्रति हम त्याग की भावना नहीं रखेंगे और अपने जीवन में हम जब समाजवाद को आत्मसात नहीं करेंगे तो ना तो हम बेहतर इंसान बन पाएंगे, ना तो हम जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे और ना ही हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब परिवारवाद पर टिप्पणी करते हैं और परिवारवाद पर बोलते हैं तो उन्हें सबसे पहले कल्याण सिंह जी को याद करना चाहिए। उनके बेटा सांसद हैं, उनके नाती जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। ऐसे हजारों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में हैं जो परिवार के लोगों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता की राजनीति कर रही है। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है स्वाति जी, उस पर भी आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी किस रूप में परिभाषित करती है? क्या हम सांप्रदायिक राजनीति करेंगे तो क्या तभी हम राष्ट्रवादी होंगे? जब तक हम इस देश के नागरिकों को उनके हक और उनके हकों की रक्षा नहीं करेंगे, जब तक हम युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ नौकरी का व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं देंगे, जब तक श्रमिकों को उनके श्रम के हिसाब से उनको हम मजदूरी नहीं देंगे, तब तक किस बात का राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं? कैसा होगा हमारा राष्ट्र का निर्माण? राष्ट्र निर्माण भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्मों को धर्मों से लड़ा करके, जातियों को जातियों से लड़ा करके, भाषा को भाषा से लड़ा करके, पंथ से पंथ को लड़ा करके जिस तरह की राजनीति जिस परिवारवाद पर बीजेपी आरोप लगाती है मनीष जी, सवाल ये है कि 3 दशकों से आपकी पार्टी है, प्रदेश में राज भी किया, बहुत बार सरकारें आपकी बनी है, लेकिन सर ये बताइए मनीष जी कि पहले मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, बीजेपी कहती है कि हम संगठन आधारित पार्टी है, संगठन से तमाम कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, चाहे नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, अमित शाह की बात कर ली जाए। आप क्या कौन सा ऐसा छोटा कार्यकर्ता है जिसको अध्यक्ष की कुर्सी पर आपने बैठाया है? स्वाति जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। याद करिए उस दौर को जिस समय कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति के उरोज पर थी, बहुत ताकतवर थी कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोटा जा रहा था उस समय एक ऐसे नौजवान आदरणीय नेताजी 1967 में विधायक बन करके आए और उन्होंने जिस तरह से लोकदल में रहते हुए उन्होंने राजनीति को शुरू किया और हमेशा से दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के, समाज के सभी वर्गों के, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट सवर्ण चिल्लाती है, अपर कास्ट के बहुत सारे लोगों को जो गरीब थे, कमजोर थे, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करते थे, नेताजी ने उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया था। उसके जीते जागते उदाहरण पंडित जनेश्वर मिश्रा जी हैं, पंडित ब्रजभूषण तिवारी जी हैं, ठाकुर मोहन सिंह जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेताजी को अपना नेता मान करके उनके समाजवाद के रास्ते पर उनके साथ चलने का व्रत लिया था। हमने कांग्रेस पार्टी की जो हुकूमत थी, भारतीय जनता पार्टी की जो बता रहा हूं, उस समय नेताजी को कोई छाती नहीं मिली थी। नेताजी ने अपने संघर्ष के दम पर समाजवादी पार्टी की स्थापना किया और बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारे जातियों के लोग जो राजनीति में, समाजवाद में विश्वास करते थे, उनको नेताजी ने अपने साथ जोड़ा। और मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूं, एक ऐसा मैं नौजवान हूं, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मैंने अपना नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को माना। ठीक है, इसलिए स्वाति जी समय दीजिए, इसलिए कि आपने परिवारवाद पे बात छेड़ी है। उस दौर को याद करिए जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उस समय नेताजी ने इकलौते पुत्र आदरणीय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को संघर्ष के रास्ते पर भेजा था। और याद होगा आपको जब पंडित जनेश्वर मिश्रा जी से यह सवाल पूछा गया तो पंडित जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था यह बात मीडिया के सामने कि हम लोगों का सौभाग्य है और नेताजी पर गर्व है कि उन्होंने अपने इकलौते चिराग को संघर्ष के रास्ते पर आग पर चलने के लिए और समाजवाद का रास्ता चुनने के लिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं आज के समय में, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत ही आलीशान जिंदगी जीते हैं, लेकिन हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश यादव की बात भी सुनवाई। उनका कहना है कि यादवों के लिए तो काम नहीं किया। जी कहिए।
कंप्लीट कीजिए। गिरीश यादव जी की राजनीतिक बात पर अगर हम लोग टिप्पणी करेंगे तो उसका महत्वहीन टिप्पणी होगी, इसलिए स्वाति जी जो बात मैं शुरू किया था उसको पूरा कर लेंगे। तो श्री अखिलेश यादव जी ने, आप लाखों ऐसे नौजवानों को देखेंगे, आपने पहले ही कहा कि अधिवेशन में ऐसे ऐसे लोग आए थे बहुत दूर दूर से, कोई ऐसा हिंदुस्तान का राज्य नहीं था जहां से गरीब कमजोर तबके के राजनीति करने वाले लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के निवेदन पर, उनके आदेश पर सम्मेलन में शामिल हुए। सारे लोग सम्मेलन में शामिल हुए और नेता आदरणीय। अच्छा मनीष जी, एक बात बताइए, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की बात को क्या सीरियसली नहीं लेना चाहिए? बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटी जगहों से बहुत बड़ा उन्होंने मुकाम हासिल किया, अगर वो कोई बात कह रहे तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें भी बहुत सीरियस बात छुपी हुई है। मनीष जी, मैं बिल्कुल, आपने वाजिब सवाल किया स्वाति जी, बहुत वाजिब आपने सवाल किया। यही तो मैं कहता हूं, हमारी पार्टी के जितने भी प्रेसिडेंट हैं यूथ के, उनको देख लीजिए आप उठा करके, कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है, सारे के सारे गैर राजनीतिक परिवार से युवा हैं जो आज के समय में संगठन के अध्यक्ष हैं। और देखिए अब आप फिर वही MY समीकरण में वापस लौटा। बात करूंगी मनीष जी इस पर, लेकिन और लोगों के पास मुझे रुक करना है। आसिफ रिजवी जी के पास हम जा रहे हैं। आसिफ रिजवी जी, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन तमाम चीजों को? क्योंकि 2017 में आप लोग साथ आए थे, आप और समाजवादी पार्टी साथ आई थी, लेकिन वो चीजें मिल नहीं पाई। देखिए, हमेशा देश को बांटने की राजनीति के खिलाफ अगर कोई हमारे से विचारधारा से मिलता हुआ राजनीतिक दल हमसे समझौता करने की बात करता है, तो ऐसे लोगों को जो देश को लूट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से देश को बचाने के लिए जो घोटालों पे घोटाले कर रहे हैं, चाहे वो 5G हो, चाहे वो आप देखिए कि इतने ज़्यादा पूरे देश में जो पुलों का निर्माण हो रहा था और सारे पुल गिरे हैं, चाहे उसमें घोटाला हो, उसको रोकने के लिए हम मिलती हुई विचारधारा के लोगों से समझौता करके चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी देश में एकता कैसे बने, देश के लोग देश के प्रति कैसे समर्पित हों और उनका योगदान देश के लिए कैसा रहे और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर विचारधारा है, उस पर काम करती है। कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती, हम समाज में सेवा करने के लिए आए हैं और राजनीति उसका एक माध्यम है, केवल इसलिए राजनीति में है। सत्ता पाना है हमारा कभी लक्ष्य नहीं रहा है, केवल सत्ता पाना हमारा लक्ष्य नहीं रहा है। हमारा लक्ष्य रहा है कि देश के लोगों को उनकी जिम्मेदारी और देश के प्रति उनकी भावना को जगाना हमारा कार्य रहा है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। और रही बात के भारतीय जनता पार्टी हमारे पर आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी टूट रही है, ये कर रही है, भाई ईडी CBI से जो डर रहा है वो जा रहा है, वो जाए। आप देख रहे हो ना, उत्तर प्रदेश में भी यही चल रहा है। एक आदमी अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेगा, उसको उठा के पुलिस जेल भेज देगी, चाहे वो आप देख लीजिए रिटायर IPS ठाकुर साहब हों और चाहे जो है मैक्सिको भेजता संजीव पांडे जी हों। अभी कुछ दिन पहले संजीव पांडे जी की एक ऑडियो फोटो वायरल हुई थी जिसमें पुलिस उनको अपने पैरों पे बैठा लिए। इसको मैक्सिको अवार्ड मिला हो, विश्व में जिसने भारत का नाम रोशन किया हो समाज सेवा में, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके इस तरह से बर्ताव कर रही है। देश को जोड़ने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब गुजरात में उत्तर प्रदेश के लोगों को मारा जा रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप थे। एक बार उन्होंने नहीं कहा कि मैं गुजरात का था और मैं उत्तर प्रदेश गया और मुझे बनारस में लोगों ने सांसद बनाया है और वो देश में योगदान कर रहे हैं। और लगातार गुजरात में उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मारपीट होती रही। एक बयान आया हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो बताइए आप। तो आज अगर कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में पदयात्रा पे निकले हुए हैं, और कौन राहुल गांधी जिनके पिताजी को जनसभा में मीटिंग करते हुए बम से उड़ा दिया गया, वो राहुल गांधी जिसके परिवार में इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, फिर भी वो आज देश को यूनाइट करने के लिए निकला हुआ है कि अगर महाराष्ट्र में किसी को इसलिए मारा जाए कि वो उत्तर प्रदेश का है, किसी को गुजरात में इसलिए मारा जाए कि वो साहब ये बताइए कि शशि बिहार का है, तो उसको यूनाइट किया जाए। नाम जिस तरीके से आगे चल रहा है और कुछ लोगों का नाम आगे चल रहा है और आज कुछ लोगों ने नॉमिनेशन भी कराया है, अगर शशि थरूर को अध्यक्ष बना दिया जाता है कांग्रेस में, तो कुछ पार्टी के ऐसे नेता है क्या उन्हें पचा पाएंगे? आप क्या अभी तो बड़ेबाजी है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी के चुने हुए डेलीगेट्स आए हैं, इसमें से मैं भी एक डेलीगेट्स हूँ। हम लोग जिसको समझे गए अध्यक्ष जिसने नॉमिनेशन किया उसमें से कौन अच्छा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो चुका है, हम उसको वोट देंगे और अपना अध्यक्ष चुनेंगे। इससे कोई मतलब थोड़ा ना है कि सर कौन इलेक्शन बताइए। पहले तो गहलोत हो रहा था और आखिर वक्त में एकदम पासा पलट गया, गेम पूरा बदल गया। गहलोत जी कहते हैं कि मैं राजस्थान को नहीं छोड़ सकता, ऐसा क्यों हुआ? गेम बदलने
ये तो उनकी सोच है, उनको लगता है नहीं बदल सकते तो नॉमिनेशन नहीं करेंगे। जो नॉमिनेशन करेगा उसको कांग्रेस उनमें से कोई एक अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी चुनेगी और हम उसको अपना हम देखेंगे हमें किसको वोट देना है। हमारे शशि थरूर जी ने नॉमिनेशन किया, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये दोनों कहते हैं कि आरोप लगाए जाते हैं परिवारवाद के, बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन वो आरोप सटीक नहीं बैठते क्योंकि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं और बीजेपी तो तोड़ने में लगी रहती है। ये तो देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये हर राजनीतिक पार्टी दूसरे पर ये ब्लेम लगाती है कि वो तोड़ने का काम करते हैं और हम जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया और सारा का सारा डेवलपमेंट हमने किया। इन बातों की बहुत वैल्यू नहीं होती है क्योंकि ये बातें दशकों से चली आ रही हैं और दशकों तक चलती रहेंगी। जब तक राजनीति रहेगी तब तक राजनीति का यही स्वरूप रहेगा। सवाल ये उठता है कि कौन परिवर्तन करके क्या परिवर्तन लाना चाहता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो इन्होंने क्या सोच करके नहीं किया, ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। पब्लिक इसको एक्सेप्ट, बहुत दूर की सोच हो अखिलेश यादव की। हाँ डेफिनेटली है। अखिलेश जी युवा हैं और उनके अंदर दूर तक जाने की क्षमता है। मैंने कहा ना कि अखिलेश जी के अलावा दूसरा कोई चेहरा समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं था जिसको ये पदभार दिया जा सके या जो 2024 में आने वाली चुनौती है उसको स्वीकार कर सके। देखिए हर पार्टी एक ही चेहरे पे चुनाव लड़ती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई पार्टी हो। 2014 में बातें जानती क्या है ये बताइए दिलीप जी, गलत क्या है? अगर बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, अमित शाह के नाम पर लड़ रही है, तो अगर कांग्रेस राहुल गांधी पर लड़ रही है या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नाम पर है तो बीजेपी क्यों सवाल उठा रही है? नहीं, मैंने कहा ना ये तो राजनीतिक धर्म है सवाल उठाना। भाई ये नहीं करेंगे तो ये कैसे राजनीति चलेगी? ये तो उनका राजनीतिक धर्म है, राजनीतिक ड्यूटी है कि वो सामने वाली पार्टी पर कोई ना कोई सवाल उठाएं। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय शुरू हुआ है तब से स्लोगन ही यही था कि अब की बार मोदी सरकार, और वो जो अब की बार मोदी सरकार का स्लोगन चला वो आज तक चलता चला आ रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी का चेहरा आ गया। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अभी भी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। अगर कांग्रेस गांधी परिवार के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहता है तो जो बुराई क्या है? हर आदमी का एक फेस होता है, हर पार्टी का एक फेस होता है और उस फेस की वैल्यू होती है और पार्टी में ही नहीं हर जगह फेस वैल्यू होती है। लेकिन जो तंज कसे जाते हैं विपरीत पार्टियों के द्वारा ये राजनीतिक धर्म है और इनकी कोई बहुत वैल्यू नहीं होती है और ना इनका कोई बहुत आधार होता है। क्योंकि जो ब्लेम समाजवादी पार्टी भाजपा पे लगाती है, जो भाजपा कांग्रेस पे लगाती है, जो कांग्रेस अन्य पार्टियों पे लगाती है, वो सारी की सारी कमियां उनके अपने अंदर भी होती हैं। अब देखना ये है कि कांग्रेस में जो बदलाव होने जा रहा है उस बदलाव के दो मायने हैं कि सिर्फ चेहरा बदलने जा रहा है या वाकई में जो आंतरिक मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा बदलेगा। बिल्कुल। और देखिए चर्चाएं इतनी तेज है दिलीप जी, आपने भी सुना होगा कि अध्यक्ष कोई भी बन जाए लेकिन जो फैसले लिए जाएंगे वो तो ऊपर से ही लिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए हर पार्टी में एक मैनेजमेंट कमेटी होती है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर ली तो भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी डिसीजन मेकर तो नहीं है ना। डिसीजन मेकर चंद ही लोग होते हैं और वो हर पार्टी में होते हैं। पार्टी ही नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो चंद ही होते हैं और वही चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर समाजवादी पार्टी में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बना दिया जाता तो क्या अखिलेश जी की कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाती? क्या मुलायम सिंह यादव जी को पार्टी से हटा दिया जाता? ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी धरी हुई नींव है तो उनका वर्चस्व हमेशा रहेगा। इसी तरीके से कांग्रेस में अगर गांधी परिवार के घर में अध्यक्षता नहीं भी जाती है तो भी वर्चस्व उस परिवार का रहेगा और भारतीय जनता पार्टी में जब तक मोदी जी हैं तब तक वर्चस्व मोदी जी का रहेगा। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। मनीष जी, आपके यहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि अखिलेश यादव जी युवा हैं, युवा नेतृत्व को वो तरजीह देते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनको दरकिनार कर दिया गया। चाहे आजम खान की बात की जाए, इससे पहले आपने देखा होगा चुनाव में बहुत तेजी से मांग उठी थी कि वरिष्ठ लोगों को अखिलेश यादव दरकिनार कर देते हैं। कुछ खास चेहरे अखिलेश यादव के इर्द गिर्द देखे जाते हैं। ऐसा क्यों है आपके यहाँ? स्वाति जी, जितने भी लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानते हैं उनको ये बात पता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर व्यवहारिक नेता इस देश में कोई नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारी पार्टी के अंदर जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे छोटे कार्यकर्ता हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे हमारी पार्टी में अभी समाजवादी आंदोलन से जुड़ करके काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस उम्र के जो व्यक्ति के साथ जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए उस तरह से वो व्यवहार करते हैं और सबको प्रेम देते हैं और सबके साथ एक सरल और समभाव रखते हैं। इसलिए कि समाजवादियों के अंदर जो एक सबसे बड़ा गुण होता है वो यह होता है कि वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं।
हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन व्यक्ति कितने ऊंचे पद पर बैठा है, कौन व्यक्ति कितने छोटे पद पर बैठा है। हमारे लिए हर व्यक्ति पार्टी की विचारधारा का, पार्टी की नीतियों का, पार्टी के कार्यक्रमों का एक ऐसा ध्वजवाहक होता है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको समभाव से और सम नजर से देखते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात जो स्वाति जी सबसे महत्वपूर्ण है, हम इन चर्चाओं से जब बाहर निकलेंगे, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन को जब आप मूल्यांकित करेंगे और उसको जब रेखांकित करेंगी, तब आपको महसूस होगा कि समाजवादी पार्टी ने इस अधिवेशन के बाद से इस कैसा संगठन तैयार समाजवादी पार्टी करेगी, संगठन तैयार करने के बाद से कैसा उसका आंदोलन का स्वरूप होगा, कैसा उसका धरना प्रदर्शन का स्वरूप होगा, कैसे वो जिला स्तर पर सम्मेलन करेगी, कैसे वो विधानसभा स्तर पर सम्मेलन करेगी, और किस रूप में जब आगे की जो विधानसभा के सत्र आएंगे उस सत्र में समाजवादी पार्टी कैसा परफॉर्मेंस करेगी और कैसा वो योगी सरकार से सवाल पूछेगी। तीसरी बात, चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय में स्वाति जी, वो यह है कि देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अभी पिछले 3 महीने का जब आप रिकॉर्ड निकालेंगी तो एक सर्वे में 1,75,000 बेरोजगार जो नौजवान थे उत्तर प्रदेश में, जो तमाम आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे थे, तमाम निजी कंपनियों के माध्यम से काम कर रहे थे, वो बेरोजगार हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मतलब बेतहाशा जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और आपको इस देश में मोदी जी से ये सवाल लोगों को पूछना चाहिए था, योगी जी से ये सवाल पूछना चाहिए था कि दूध दही पर आपने जीएसटी क्यों लगा दिया, टूथब्रश पर आपने जीएसटी क्यों लगा दिया, आपने टूथपेस्ट पे कैसे जीएसटी लगा दिया। आप सोचिए कि हीरे पर 1.5% जीएसटी दिया जा रहा है, जो बड़े लोग खरीदते हैं हीरा, सोना, चांदी, पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लिया जा रहा है। हम तो बार बार इस सवाल को उठाते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर में लीजिए, हमारी मांग क्यों नहीं सुनी जाती है। जब देश कह रहा है कि जीएसटी के अंदर लीजिए पेट्रोल और डीजल को, तो भारतीय जनता पार्टी हम सुना कर दे रही है, लेकिन दूध दही को उसको बहुत चिंता है। जो हमारी दैनिक दिनचर्या में जो चीजें शामिल हैं, ये मुद्दे तो आप लोग सदन में उठा रहे हैं ना, ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी जो सरकार बैठी है, जिसके कानों में विपक्ष के साथ साथ देश की जनता के सवाल उसको सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, उस सवाल से हम चाहे जितना सवाल पूछेंगे, ये सामंती हुकूमत है, इसके कानों में हमारी बातें तो जाती जरूर हैं, लेकिन ये सरकारें जो बैठी हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ में और दिल्ली में, ये बहरी गूंगी सरकारें हैं। इन सरकारों के अंदर जो इन लोगों ने आंख पे अपना एक चश्मा बांध रखा है, जो अपने बीजेपी आप पर आरोप लगाती है कि सपा को जब पुरानी दुल्हन से विवाह रचाना था, शादी करनी थी, तो इतने सारे बाराती क्यों ले आए, इतनी भीड़भाड़ क्यों कर दी, और जब 18-18 आपके यहाँ संवैधानिक पद पर आप ही के लोग होंगे तो यादव बिरादरी भी खुद को ठगा महसूस करने लगेगी। आप लोग कहाँ उनको वरीयता दे रहे हैं। नागपुर के जो नारंगी हैं वो इसी तरह का बयान देने के लिए जाने जाते हैं। महिलाओं का अगर सबसे ज्यादा किसी संगठन ने अपमान किया है तो उस संगठन का आरएसएस का नाम है। आरएसएस ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में महिलाओं का अपमान किया है। आरएसएस से जितने भी संगठन महामंत्री आते हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने के लिए, देश में एक भी महिला संगठन में नहीं है। आपने कभी सवाल पूछा होगा या नहीं पूछा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी आएगा तो उससे पूछिएगा कि आरएसएस से जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं, एक भी उसमें महिला नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बहुत तरह की बातें करती है, महिलाओं के अनादर की और अत्याचार की बहुत बड़ी उपदेश देने वाली राजनीतिक पार्टी है। उससे कभी पूछिएगा कि आरएसएस एक विद्यालय का संचालन करती है, उसका नाम है सरस्वती विद्या मंदिर, एक का नाम है सरस्वती शिशु मंदिर। कभी पूछिएगा कि क्या हमारी प्यारी बहनें या क्या हमारी प्यारी बेटियां उनके बच्चों के साथ कभी पढ़ाई करती हैं? सरस्वती विद्या मंदिर में कोई एजुकेशन नहीं है, सरस्वती शिशु मंदिर में कोई एजुकेशन नहीं है। मनीष जी, जैसे तीखे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, वैसे बीजेपी से भी पूछे जाते हैं, वैसे ही कांग्रेस से भी पूछे जाते हैं। पूछिएगा ये सवाल कि क्यों नहीं कोई एजुकेशन दिया जाता है। और एक बार पूछना चाहता हूँ, सर संघचालक बहुत चुने जाते हैं, ठीक है। मोहन भागवत के कितने बरस हो गए, कब तक उनको आप सर संघचालक बनाते जाइएगा? कभी ये सवाल उनसे भी तो पूछिए कि आरएसएस में क्या अन्य पिछड़ी जातियों के लोग नहीं आ सकते? क्या दलित वर्ग से समाजवादी पार्टी भी चेहरा ढूंढ रही है, बीजेपी भी ढूंढ रही है, कांग्रेस भी ढूंढ रही है। सवाल दोहराइए मनीष जी। ओबीसी राजनीति पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। मैं समझा नहीं, फिर से प्लीज एक बार दोबारा कहिए। देखिए, सवाल मेरा ये है कि इस वक्त पूरे प्रदेश भर में जो ओबीसी चेहरा है, ओबीसी राजनीति है, चाहे अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए, सभी इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं प्रदेश में।
हाँ, जोर दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है। तभी तो देखिए मौर्य जी को दोबारा से हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। नरेश उत्तम पटेल जी को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए, उनका तो संघर्ष रहा है, उन्होंने तो पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी मेहनत दिखाई है, वो सब नज़र आई और कुछ पार्टी ने देखा होगा इसलिए बना दिया गया। देखिए, कुल मिलाकर के जो वोट बैंक की राजनीति है वो जाति पर टिकी होती है और वो जाति पर नज़रें हर पार्टी की रहती हैं। बस नज़रिया हर पार्टी का अलग अलग होता है, कोई सीधे तरीके से बात करता है, कोई बातों को घुमा करके करता है और कोई अपने यहाँ अलग अलग तरीके से उनको लुभा करके करता है। अगर ऐसा नहीं होता स्वाति जी, तो मैं ये सवाल कई बार उठा चुका हूँ कि हर पार्टी में जातिगत प्रकोष्ठ क्यों बने होते, हर पार्टी में जातिगत सम्मेलन क्यों होते हैं और हर पार्टी में जातिगत तरीके से वोट बैंक की गणना क्यों करी जाती है। और जो ओबीसी तबका है वो समाजवादी पार्टी का एक समय सबसे बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, उनको तोड़ करके अपने यहाँ लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी, वो कामयाब रही। और इसी का डर था कि कहीं ये वोट बैंक खिसक ना जाए 2024 में, इसीलिए मौर्य जी को हारने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का दोबारा से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी कि ये विश्वास है वो कायम है, हारे हुए नेताओं को भी इसीलिए कमान दी जा रही है। एक बार रुक कर लेती हूँ आसिफ रिजवी जी का। आसिफ रिजवी जी, आपके अभी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और अब संगठन को भी प्रदेश स्तर पर मजबूत बनाया जा रहा है। कितना मनोबल आप लोग अपना बढ़ा हुआ इस वक्त फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं 2024 के? कांग्रेस का मनोबल किसी इलेक्शन के लिए नहीं बनता है। कांग्रेस का मनोबल बनता है कि देश का अंतिम व्यक्ति जिसकी आवाज उठाने और आवाज सुनने वाला फिलहाल तो अपना मनोबल बढ़ाने की आसिफ रिजवी जी ये महसूस करना होगा आप लोगों को, आप लोगों को भी अपना मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को अपना मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। जी जी, कंप्लीट तो लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुन तो लीजिए। जी जी, कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया और कांग्रेस पार्टी के मात्र 2 एमएलए जीत के आए, उसके बाद महिलाओं की मैराथन यात्रा करी थी लखनऊ के अंदर। तो हमारा मनोबल कभी इस बात पे नहीं गिरता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं हार रहे हैं। हमारा मनोबल उस बात पे गिरेगा जिस दिन हम अपनी विचारधारा से हट जाएंगे। हम अपनी विचारधारा पे हैं। अगर टेनी ने अपने बेटे के माध्यम से किसानों की हत्या करी तो हमारी कांग्रेस पार्टी की जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थी वो उसके लिए झेल गई और उसके लिए संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी और करती आई है। हम इस विचारधारा पे बिलीव करते हैं और उस विचारधारा पे हम चल रहे हैं। हमारा मनोबल तो पहले से और ज्यादा स्वच्छ है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में तो महिलाओं को बराबर से सम्मान दिया गया है। हमने महिलाओं को जो 40% टिकट दिया, आप बताइए क्या भारतीय जनता सभी पार्टी अपने तरीके से पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन 2024 का जनादेश किसके हक में जाता है, किसकी ताजपोशी होगी, ये तो फिलहाल अभी दूर की बात है, लेकिन पूरी तरीके से जद्दोजहद कर रही है फील्ड पर तमाम पार्टियां। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरीके से दाव समाजवादी पार्टी ने चला है, वो दाव कितनी दूर तक जाएगा और उस दाव के सियासी संकेत क्या होंगे, ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।